हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके प्यार से यूट्यूब चैनल रैंकर स्टिचिंग एग्जाम। मैं दीपांक आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चे, साइंस का बहुत ही बेहतरीन पेपर आया हुआ है। अगर उसको सही मायने में मैं देखूं तो एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत आसान था, हाँ आसान नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत कठिन भी नहीं था। बहुत आराम से अगर आप चाहते तो बहुत बढ़िया तरीके से आप ये सोचिए कि 30 में से कम 22 से 23 सवाल आप आराम से कर सकते हैं। बहुत आसान सवाल था। कंटेंट की अगर बात करूं तो कंटेंट के किसी भी क्वेश्चन में ज्यादा दम नहीं था, बहुत आसान था, बस थोड़ा लेंदी था। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चंस के सवालों को देखेंगे, आराम से पढ़ेंगे, जवाब देने का कोशिश करेंगे। अब हम बात करते हैं कि भैया पहले सवाल की, अगर 61वें सवाल की अगर हम बात करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखने का प्रयास करिएगा और जवाब देने का भी प्रयास करिएगा बच्चे। कि क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला कथन दिया हुआ है कि रोगों एवं मृत्यु की रोकथाम हेतु मलजल यानी गंदा पानी का उपचार अनिवार्य है। ठीक है। दूसरा, उसका कारण यह बताया जा रहा है कि भाई मलजल जो होता है एक ठोस अपशिष्ट है जो जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण का कारण है। भाई गंदा पानी, यहां पर सुनिएगा ध्यान से, कि मलजल जो होता है, गंदा पानी जो होता है, ये एक ठोस अपशिष्ट है जो जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण का क्या है, कारण है। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं तो पहली वाली बात तो सही है कि रोगों मृत्यु में रोकथाम उपचार अनिवार्य है, बात तो सही है, लेकिन इसका कारण ये नहीं है। वो अनिवार्य अगर आप बता रहे हो तो इसका बीमारी भी आपको बताना था। लेकिन इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। 61 जो है आपका साइंस का पहला सवाल आपका 61 से होगा, जहां पर पहला उत्तर आपका सही माना जाएगा, पहले का पहला। ठीक है भैया। अब उसके बाद हम आगे चलेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम आगे चलेंगे, और जब हम आगे चलेंगे तो ध्यान से देखने का प्रयास करिएगा। आपका 62 आपका हो जाएगा, यहाँ पे 62 नंबर के क्वेश्चन को देखने का प्रयास करिएगा। ठीक है। अब 62 की बात करते हैं। स्पाइरेकल्स एंड स्टोमेटा आर पोर्स थ्रू विच इंसेक्ट एंड लीव्स एक्सचेंज गैसेस रिस्पेक्टिवली। ठीक है। So, स्पाइरेकल्स इन एन इंसेक्ट आर मोर इन नंबर्स एज कंपेयर टू स्टोमेटा इन अ लीफ। मतलब कि जो आपका श्वासरंध्र होता है और रंध्र छिद्र होते हैं जिनके माध्यम से क्रमशः कीट और पण पत्ते गैसों का विनिमय आदान प्रदान करते हैं। बात सही है। हमारे पास मालूम होना चाहिए कि स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा के अंदर हमारा क्या पाया जाता है, गार्ड सेल पाया जाता है बच्चे। और यही गार्ड सेल जो होता है जिसकी वजह से क्या हो पाता है, गैसियस एक्सचेंज हो पाते हैं। मतलब पौधा जो होता है वो अपने गैसों का विनिमय कर पाता है। एक तौर से यदि हम बात करेंगे तो वहां पर क्या होगा कि वो गैस को क्या करेगा, एक्सचेंज करेगा, जिसमें आपका क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और ऑक्सीजन हमको देगा। तो वहां पे सवाल का जवाब क्या हो जाएगा। वहां पर अगर हम बात करेंगे तो एक स्टेटमेंट इसमें और लिखा हुआ है कि रंध्र और श्वास रंध्र दोनों ही क्रमशः पड़ों और कीटों के शरीर के इन निम्न पृष्ठ पर विद्यमान होते हैं। क्या ये बात बिल्कुल सही है कि दोनों पौधे की अगर बात करते हैं तो उन पौधों पर कीट और ये क्या कहते हैं आपके क्या कहते हैं पण जो होते हैं दोनों एक साथ होते हैं। क्या ये स्पाइरेकल्स आर स्टोमेटा स्पाइरेकल्स आर प्रेजेंट ऑन द लोअर सरफेस, दोनों एक ही सरफेस पे होते हैं। ये बात बिल्कुल हजम नहीं हो रही है। तो ये बात बिल्कुल हजम नहीं हो रही है, तो उस हिसाब से यदि बात करें तो यहां पर सवाल का जवाब जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी केवल और केवल पहला स्टेटमेंट जो है, केवल और केवल पहला स्टेटमेंट जो है वही आपका सही माना जाएगा 62 नंबर का। ठीक है भैया। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन यहां पर देखेंगे, बड़े ध्यान से देखिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन यहां पर देखेंगे, बड़े ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल क्या कहता है भैया, अगला सवाल देखिए ध्यान से, क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि हम कहें कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आंसर, यानी आपको फिल इन द ब्लैंक्स की बात कर रहा है। फिल इन द ब्लैंक्स बच्चे, आपको यहां पर क्या बताना है कि रुधिर को फुसफुस धमनी में ढकेलता है, मतलब पुशेस द ब्लड इनटू पल्मोनरी आर्टरी। तो ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में, मतलब एक तरीके से ध्यान से देखोगे तो यहां पर कहा जा रहा है कि जो ब्लड है हमारा ये पल्मोनरी आर्टरी में ढकेला जा रहा है। तो इसको कौन ढकेलेगा भैया, इसको कौन ढकेल सकता है। बहुत आराम सी बात है, जो हमारा राइट वेंट्रिकल होगा वही ढकेलेगा। तो एक तरीके से राइट वेंट्रिकल, पहली बात तो ए में राइट वेंट्रिकल होना चाहिए, तो इसमें भी है, इसमें भी है। इसका मतलब ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, तीसरा चौथा जिनका था वो तो गलत हो गया। अब राइट वेंट्रिकल जो होता है बच्चे, यानी जो आपका दायां वाला जो निलय होता है वो आपका क्या करेगा, ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी में ढकेलेगा। तो वही तो ब्लड होता है जो हमारे शरीर में फिर वापस लेके आएगा ब्लड को। टेक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब वो जो है बिना ऑक्सीजन वाले रक्त को पकड़ता है और पकड़ के सीधा किधर ले जाता है,
हमारे हृदय की तरफ ले जा रहा है, मतलब हृदय में तो वो लेके जा रहा है, लेकिन हृदय में जब जाएगा तो वहां से वो लंग्स में जाएगा। तो फिर उसके बाद कह रहा है कि हार्ट टू द लंग्स, देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि हार्ट टू द लंग्स, यानी वो कहां जाता है, हृदय से फेफड़ों तक ले जाता है। बात तो बिल्कुल सही है, लंग्स तक ले गया। अब वापस जब लंग्स से वहां से वापस होगा तो वहां पर पल्मोनरी वेन होता है जो उस छने हुए ब्लड को हृदय में वापस लेके आता है, जो रक्त आपका ऑक्सीजन वाला होता है। तो यहां पर तो डी भी हमारे हिसाब से आपके क्या होना चाहिए, तो आपका अगर डी की बात करेंगे तो डी का तो लेफ्ट वेंट्रिकल होगा, ठीक है। उसके बाद जो आप डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जा रहा है वो पल्मोनरी आर्टरी हो जाएगा, तो पल्मोनरी आर्टरी आपका बी में होना चाहिए। और पल्मोनरी वेन का काम होता है ब्लड को, छने हुए ब्लड को हृदय की तरफ लेके आना, छने हुए ब्लड को मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, किसको, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आने का काम इसका होता है। तो इस हिसाब से बच्चे ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद आगे चलते हैं। आगे जब चलेंगे ध्यान से देखिएगा, 64वें नंबर की बात करते हैं। 64वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, जवाब देने का पूरा प्रयास करिएगा, ठीक है भैया। अब देखिए हाँ, 64वें नंबर की बात करते हैं। तो इसमें से बताइए, कथनों पर पढ़िए, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और जवाब देने का कोशिश करिए। परिकल्पनाएं सिद्धांत बनती हैं जो कि बाद में नियम बनते हैं। गुरुत्वाकर्षण के नियम जैसे वैज्ञानिक नियम निरपेक्ष होते हैं। अच्छा जी, तो यहां पर अगर बात करेंगे तो सवाल का जवाब क्या हो जाएगा बाबू, सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, परिकल्पनाएं सिद्धांत बनती है, हाइपोथेसिस बिकम थ्योरी विच टर्न्स बिकम लॉ, ठीक है, बात सही है। लेकिन साइंटिफिक लॉ सच अ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आर एब्सोल्यूट ना 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 जी। गुरुत्वाकर्षण के नियम जैसे वैज्ञानिक नियम निरपेक्ष होते हैं, नहीं। गुरुत्वाकर्षण का नियम पहली बात तो एक वैज्ञानिक नियम नहीं माना जाता है। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मतलब आपका पहला स्टेटमेंट सही है लेकिन दूसरा स्टेटमेंट बच्चे गलत हो जाता है। तो यहां पर आपका दूसरा वाला जवाब ऑप्शन में सही होगा, 64वें का 2 हो जाएगा। अब बात करते हैं 65वें की, अब बात करते हैं 65वें की, ठीक है। किसकी बात करेंगे, 65वें की बात करेंगे। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से जवाब देने का प्रयास करिएगा। ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखिए 65वें नंबर का सवाल क्या कह रहा है। 65वें नंबर का सवाल कह रहा है कि सीना राइट्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन हर नोटबुक। सीना अपनी किताब में क्या करती है, नोटबुक में कथन लिखती है। क्या लिखती है, उसने लिखा कि जो कैक्टस पौधा होता है वो मरुस्थलीय पौधा होता है, कैक्टस इज अ डेजर्ट प्लांट। अच्छा, दूसरा उन्होंने लिखा कि मरुस्थलीय पौधा जो होता है उसके अति छोटे यानी लघु आकार के पर्ण होते हैं। अ डेजर्ट प्लांट हैज वेरी स्मॉल साइज लीव्स, उनके पौधे की पत्तियां बहुत छोटी होती हैं। स्मॉल साइज लीव्स हेल्प इन रिड्यूसिंग लॉस ऑफ, क्योंकि पौधे की पत्तियां छोटी हैं जिस वजह से वो क्या कर रहे हैं, जल की क्षति को घटाने में सहायता करते हैं। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे तो भैया दो चीजें तो ऑब्जर्व करने वाली बात है कि भैया ठीक है, पौधे जो होते हैं डिजर्ट प्लांट होता है, मानते मरुस्थलीय पौधा होता है, और मरुस्थलीय के जो पौधे होते हैं उनकी पत्तियां बहुत छोटी होती। ये तो ऑब्जर्वेशन है, एक चीज को देख के मैंने एक ऑब्जर्व किया, लेकिन इंटरफेरेंस में मैंने ये बताया कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो पानी है कहीं ना कहीं क्या हो जाए, वो आपका कम लॉस हो, पानी ज्यादा नुकसान ना हो। तो उस हिसाब से आपका दो चीजें तो ऑब्जर्वेशन में जाएगा, तीसरा इंटरफेरेंस में जाएगा, तो सॉरी इन्फ्रेंस में जाएगा। एक अनुमान लगाया गया कि ऐसा क्यों होता है, तो दो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 65वें का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है भैया, 65वें का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा, अब उसके बाद आते हैं किस पे, अब आते हैं 66वें नंबर पे, 66 नंबर पे आते हैं। किस पे आते हैं बच्चे, 66 नंबर पे आते हैं। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखकर जवाब देने का प्रयास करिएगा। 66 नंबर पे आते हैं, क्या कह रहा है, 66 नंबर का सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे एक परीक्षणीय प्रश्न के रूप में नहीं माना जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रिगार्डेड एज ए टेस्टेबल क्वेश्चन। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, तो इस सवाल का जवाब बच्चे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जीवाश्म ईंधन कब खत्म हो जाएंगे, व्हेन विल फॉसिल फ्यूल रन आउट। यही होता है जो कि टेस्टेबल क्वेश्चन होता है। जो टेस्टेबल क्वेश्चन में आपका नहीं आ रहा है वो यही आ रहा है कि ईंधन कब खत्म हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर, क्योंकि टेस्टेबल पूछा गया, टेस्टेबल, जैसे केचुआ क्या खाता है, तो ये टेस्ट वाली बात हो गई। सिगरेट के धुएं को फेफड़े पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये टेस्टेबल होता है। इस सवाल को पढ़ने से फ्लू मानव प्रतिरक्षा प्रणाली पर कैसे प्रभाव डालता है, बिल्कुल सही बात, ये टेस्टेबल चीज है। लेकिन ईंधन का खाने से लेन देन क्या है भाई, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 66वें का पहला हो जाएगा। ठीक है, एकदम सटीक और सही जवाब आपको दिया जा रहा है। बहुत आराम से आप लोग जो है
बहुत आराम से बच्चे जवाब देने का प्रयास करिएगा, ठीक है। चलिए इसी तरीके से इस सवाल को भी देखते हैं, इसका जवाब भी देंगे। इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा यह जा रहा है कि एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के लिए कुतुब मीनार के आमोद प्रमोद भ्रमण की व्यवस्था करती है। विद्यार्थियों ने बच्चे कुतुब परिसर में लोहे का स्तंभ पिलर देखा। शिक्षिका ने विद्यार्थियों को स्तंभ के बारे में प्रदर्शित विवरणों को लिखने के लिए कहा जो 1600 वर्ष पुराना है और जंग प्रतिरोध है, ठीक है। वह उन्हें अपने घर के लोहे की उन वस्तुओं को लिखने को भी कहती है जो कि नियमित रूप से इस्तेमाल होती है और जिनमें जंग लगी हुई है, और बच्चे जंग लगने के कारण उसे रोकथाम के तरीके सोचने के लिए कहती है कि जो जंग लगा हुआ है उसको कैसे रोका जा सकता है, पहली बात। दूसरी बात कि जो जंग लगा है वो क्यों लगा है, और तीसरी बात कि वो जो जंग लगा वो कब लगा, और जब लगा तो कौन से वर्ष में लगा। तो इस तरीके का जब बात किया जा रहा है तो एक तरीके से यहां तीन चीजें दिखाई दे रही हैं। एक हमारा क्लासिफिकेशन, पहले तो उसका वर्गीकरण किया जा रहा है, ठीक। दूसरा उसमें ऑब्जर्वेशन के तौर पे देखा गया कि लोहे में जंग लगा है, और उसके बाद उसकी हाइपोथेसिस पूछी जा रही है कि आखिर ये लगा कैसी। तो यहां पर आपका क्या होगा, वर्गीकरण, अवलोकन और परिकल्पना, ऑप्शन नंबर बी। यानी कि यदि हम 67 नंबर की बात करते हैं तो 67 नंबर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बच्चे क्या हो जाता है, बी हो जाता है। क्या हो जाता है, बी हो जाता है। बात समझे कि नहीं समझे, ठीक है। आगे देखिए 68 नंबर के सवाल को देखेंगे। 68 नंबर के सवाल को देखेंगे बाबू, बड़े आराम से बिल्कुल तसल्ली से आप सारे सवालों का जवाब देखिए, मिला लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। आज अगर आप इस सवाल को देख के जाओगे, हो सकता है कल के पेपर में आपको इसका बहुत बड़ा लाभ मिले, बहुत फायदा मिलेगा, एक बहुत फायदा मिलेगा, मैं पूरे विश्वास के साथ ये कह सकता हूं। आइए चलो बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा रूपरेखा 2005 द्वारा जिस प्रकार प्रस्तावित है उस प्रकार से विज्ञान पाठ्यचर्चा प्रक्रिया वैधता को पूरा नहीं करता। अच्छा ठीक है, तो भैया इसमें से हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि विद्यार्थी आवर्त सारणी में दिए गए तत्वों की सूची बनाने में संलिप्त हैं, यानी कि स्टूडेंट इन्वॉल्व इन मेकिंग अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट गिवन इन द पीरियोडिक टेबल। यानी 68 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, आपका सेकंड विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। अच्छा ठीक है, अब उसके बाद आगे चलेंगे, 69 पे चलेंगे भैया, 69 पे चलते हैं। 69 पे चलेंगे, क्या हो जाएगा, 69 पे जब चलेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, हाँ तो देखिए 69 वाले सवाल का जवाब देखिएगा। 69 कह रहा है, क्या कह रहा है भाई, क्या कह रहा है कि विज्ञान पाठ्यपुस्तकों में पहले ही अतीत के रुचिकर उपाख्यान शामिल होते हैं। ऐसे ये कहानी है चीन में रेशम की आकृति खोज की तथा सिल्क रूट रेशम मार्ग के माध्यम से बाकी दुनिया का रेशम से परिचय कराने में यात्री एवं व्यापारी भूमिका की। उपयुक्त में से पाठ्यपुस्तक में शामिल करने द्वारा विज्ञान शिक्षण अधिगम के कौन से लक्ष्य पूर्ण हो रहे हैं। तो यहां पर आपको मैं बता दूं, पहले तो चारों के चारों स्टेटमेंट को देखिए। विज्ञान की प्रकृति की समझ को विकसित करना है, बात बिल्कुल सही है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण विकसित करने का, बिल्कुल सही बात है। हम जब विज्ञान को पढ़ेंगे तो कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सारी चीजें हम लोग यहां पर देखेंगे। इसकी सराहना विकसित करने की, कैसे विज्ञान सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूप से सन्निहित है, बिल्कुल सही बात है। आनंदमयी कहानियों को शामिल करने के द्वारा विज्ञान विषय वस्तु का बोझ कम करना, नहीं विषय का बोझ कम करने का नहीं है यहां पे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पहला वाला सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ए बी और सी। 69 का क्या हो जाएगा, ए बी और सी हो जाएगा बच्चे, ठीक है। अब 70 पे आ जाते हैं, अब किस पे आ जाते हैं, 70 पे आ जाते हैं, ठीक है भैया। अब से आ जाएंगे 70 पे आ जाएंगे, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से चीजों को समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है बच्चे। चलिए क्या कह रहा है 70 वाला सवाल, क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य विद्यार्थियों में वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करने में योगदान नहीं करेगा, स्वाभाविक विकास में योगदान नहीं करेगा। चलो भैया जरा बताओ हमको कि कौन सा नहीं करेगा, चलो बताओ। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल आराम से बता देना कि विज्ञान की प्रकृति के सिद्धांतों को, मतों को पढ़ना, रीडिंग आउट द टेनेट्स ऑफ नेचर ऑफ साइंस, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे चला जाए, आगे चला जाए भैया, आगे चला जाए, ध्यान से एकदम देखिएगा, आगे चला जाए। 71 वाला देखा जाए, 71 वाला देखा जाए, ठीक है। 71 वाला देखते हैं, क्या कहता है 71, जरा ध्यान से देखिएगा, क्या कह रहा भाई, कह रहा है, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी इंट्रोड्यूस द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल टू ग्रेड 7th लर्नर्स एज पर इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच। यानी कि जब कक्षा 7 के विद्यार्थियों को धातु और धातुओं के भौतिक गुणों से परिचित कराने के लिए जांच पड़ताल उन्मुख उपागम के अनुसार सर्वाधिक उपयुक्त रणनीति इनमें से
कौन सी सही है। यदि आप कक्षा 7 के बच्चों को अगर आप पढ़ा रहे हो, तो कक्षा 7 के बच्चों को जब आप पढ़ाते हो तो उसमें से आपको यह बताना है कि कौन सी रणनीति है जिस रणनीति से आप बड़े आसानी से और बड़े आराम से चीजों को पढ़ा सकते हो। चलो भैया बताओ। चलो भैया बताओ क्या होगा इनमें से। चलो बताओ भैया, 71 नंबर का सवाल है। 71 का जवाब यहां पर क्या हो जाएगा। बड़े आराम से आप चाहो तो जवाब दे सकते हो, बिना बिना कुछ देखे, बिना कुछ जाने। चलो बताइए। तो 71 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। याद रखिएगा, धात्विक अधात्विक पदार्थों का प्रयोग करने के विद्यार्थियों के दैनिक अनुभव पर परिचर्चा करने की पहल करना। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। 72 नंबर का सवाल देखते हैं भैया। 72 नंबर का सवाल देखते हैं। चलिए आइए, यहां पर अगर बात करेंगे तो निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। यहां पर सबसे पहला कथन दिया हुआ है कि मीमांसात्मक सिद्धांतों को सत्यापित करने हेतु उच्च प्राथमिक स्तर पर सुव्यवस्थित प्रयोग को प्रस्तुत करने आवश्यकता है। विज्ञान की प्रकृति को समझने में गतिविधि और प्रयोगात्मक साक्ष्य एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर आगमनात्मक उपागम द्वारा अधिकांश अवधारणाओं तक पहुंचाना चाहिए। 3 स्टेटमेंट में से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो पहली बात तो हमको दोनों स्टेटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। S2 वाला भी सही है और S3 वाला भी सही है। हाँ, मीमांसात्मक सैद्धांतिक सिद्धांतों की यदि हम बात करते हैं तो एक हिसाब से यहाँ अपर प्राइमरी स्टेज नहीं होता बल्कि एक लोअर प्राइमरी स्टेज को इंट्रोड्यूस करता है। उस हिसाब से आपका जवाब यहाँ पर S1 वाला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगा बच्चे। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी S2 और S3 बिल्कुल सही है और S1 जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो आपके 72 का क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। अब चलते हैं अगले सवाल पे। 73 नंबर पे। 73 नंबर पे क्लियर है। चलिए अब यहां पर देखिए भैया, 73 नंबर की बात करते हैं। तो ये कक्षा 6 में बल और पाठ का औपचारिक रूप से पढ़ना आरंभ करने पहले शिक्षिका का एक परिचर्चा देखती है। इस सवाल का जवाब मुझे पूरा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। इस सवाल के जवाब के लिए मुझे पूरा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। सही बता रहे हैं, पूरा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। याद रखिएगा, बी और सी यहां पर सही है। पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि ये सवाल बहुत बार मैंने क्लास में कराया हुआ है। इस सवाल मैंने बहुत बार क्लास में बच्चे कराया, बहुत बार कराया हुआ है। चलो अब 74 वाले पे आ जाओ, जल्दी जल्दी एकदम, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं ना, जल्दी जल्दी से। चलो भैया देखो, एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी द साइज ऑफ ओवरी इन फीमेल। जब प्यूबर्टी का वक्त होता है, प्यूबर्टी का मतलब हम कह रहे हैं जब यौवन आरंभ होता है, तो उस वक्त पे जो ओवरी का साइज होता है बच्चे, वो ओवरी का साइज यहां पर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। ओवरी का साइज यहां पर क्या हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज तो वो बढ़ जाता है, इनलार्ज हो जाता है। क्योंकि वो बढ़ रहा है तो ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर 4 डी होगा। ठीक, उसके बाद कह रहा है एंड प्रोड्यूस। जब वो बढ़ जाएगा बच्चे तो वहां पर एक हार्मोन निकलता है, जिस हार्मोन को हम लोग एस्ट्रोजन हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन कहते हैं। एस्ट्रोजन ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा बच्चे, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, एस्ट्रोजन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन और पिट्यूटरी ग्लैंड यहां पर हो जाएगा। 74 का आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सवाल का सही जवाब। ठीक है भैया, चलिए उसके बाद आपका आते हैं 75 नंबर पे आ जाते हैं। 75 नंबर पे आते हैं। इसका जवाब क्या है, देखिए सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक परिपथ में अगर 3 समरूप बल्बों और एक स्विच को विभिन्न व्यवस्थाओं में जोड़ा गया है
A circuit comprising the three identical bulbs and a switch is connected in different arrangement. आपको मालूम है कि आपके घरों में जो सबके स्विच होते हैं अलग अलग होते हैं, टीवी के अलग होते हैं, एक ही घर में चार बल्ब लगा होता है लेकिन चारों बल्ब एक ही स्विच से नहीं जलते, अलग अलग स्विच से जलते हैं, क्योंकि वहां पर कॉम्बिनेशन कौन सा होता है घर में बाबू, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। मतलब एक तरीके से आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समानांतर क्रम हो जाएगा। याद रखिएगा क्या हो जाएगा, समानांतर क्रम हो जाएगा आपका। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। 75 का बच्चे डी हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अब 76 की अगर बात करते हैं तो जो आपका 76 वाला क्वेश्चन हो जाता है, एनोडीकरण धातु की अगर बात करेंगे तो एनोडीकरण धातु की अगर बात करते हैं तो सवाल का जवाब यहां पर क्या हो जाएगा, इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा इस सवाल का जवाब आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका एक हो जाएगा, है ना, एक हो जाएगा। याद रखिएगा पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ठीक है, अच्छा उसके बाद भैया आगे चलते हैं, आगे चलते हैं 77 नंबर पे आ जाते हैं। यहां पर अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा सवाल का जवाब, वाई डू सिल्वर आर्टिकल्स टर्न ब्लैक व्हेन केप्ट इन द ओपन ऑफ फ्यूडल। अगर आप चांदी को खुले मतलब वायु में रखते हो तो क्यों काला हो जाता है, तो सिंपल सी बात है, क्योंकि भैया वायु में उपस्थित आपका हाइड्रोजन सल्फाइड होता है जिसके साथ अभिक्रिया कर लेता है, अभिक्रिया करने के बाद वो इस तरीके का काला हो जाता है। सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। 77 का डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपका 78 नंबर का आपके सामने आ रहा है। 78 नंबर का आपका क्या आ रहा है, आपके सामने आ रहा है। ठीक है, इसका जवाब देने का प्रयास करिएगा। 78 की बात करते हैं, ध्यान से देखिए, 78 की बात करते हैं बच्चे, 78 की बात करते हैं, ध्यान से देखने का प्रयास करिएगा। ठीक है, 78 कह रहा है मैच द कॉलम है, यहां पर कह रहा है कि अमोनियम क्लोराइड है जो कि आपका HCl है, तो इसका बेस क्या हो जाएगा। अरे अमोनियम क्लोराइड है, अगर आपका HCl है तो इसका बेस क्या हो जाएगा, इसका अमोनिया हो जाएगा। अमोनिया जब आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तभी तो अमोनियम क्लोराइड बनेगा, बेसिक सी बात है। तो ये आपका अमोनिया हो गया। सोडियम नाइट्रेट कैसे बनेगा भाई, सोडियम नाइट्रेट में जब आपका नाइट्रिक एसिड किसके साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, तो यहां पर NaOH हो जाएगा, बेसिक सी बात है। सोडियम क्लोराइड किससे बनेगा, तो सोडियम क्लोराइड को यहां पे क्या करना पड़ेगा, सी की जगह आप सोडियम क्लोराइड कर दो, यहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड कर दो, तो ये जब आपस में दोनों रिएक्ट करेंगे तभी जाकर क्या निकलेगा आपका भाई, एसिड और बेस, सॉल्ट और वाटर बन जाएगा। सॉल्ट वाटर में क्या बनेगा, NaCl बन जाएगा और वाटर साथ में निकल जाएगा, तो सोडियम क्लोराइड यहां पर बन गया हमारा, सोडियम क्लोराइड बन गया NaCl। तो एक तरीके से ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। उसमें कौन सा गुणा भाग करना, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलो भाई क्लियर है। ठीक है, अब आगे चले, अब आगे चले बच्चे, अब आगे चले अगले सवाल पे चले, अब अगले सवाल पे चले, आगे चलते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। ठीक है, अगले चलते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं, इसका देख लीजिए भैया।
जवाब क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 81 का आपका 1 हो जाएगा, याद रखिएगा 81 का आपका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। उसी तरीके से 82 की बात करते हैं तो 82 का भी क्या हो जाएगा? आपका 1 हो जाएगा, याद रखिएगा 82 का भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, सॉरी 1 कह रहे हैं आपका ऑप्शन नंबर सी, केवल ए ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 82 की अगर बात करेंगे, अगला देख लीजिए 83 की अगर बात करते हैं, 83 की यदि बात करते हैं तो 83 की अगर हम बात करेंगे तो बच्चे यहां पर क्या हो जाएगा? 83 में याद रखिएगा 83 का क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, बेस हो जाएगा और फिर आपका एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद हम आपका आगे, अभी देखिए समझा नहीं सकते, काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, मैं नहीं चाहता आप लोग को ये दिक्कत हो, बस आप क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, एक बार आप लोग तुरंत आराम से इसको आंसर देख लेना, बस आप लोग कल के लिए आपको फायदेमंद होंगे। किसी पिंड की शून्य यांत्रिक ऊर्जा हो सकती है, शून्य संवेग हो सकता है, कोई पिंड शून्य कार्य कर सकता है तभी, अगर भाई देखो दोनों बातें बिल्कुल सही बताई जा रही है एक तरीके से, है ना, दोनों बातें बिल्कुल सही। 84 का 1 हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, 85 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आ गया। 85 नंबर के सवाल को देखिए, आराम से जवाब देने का प्रयास करेगा। 85 की अगर बात करते हैं तो 85 का क्या हो जाएगा? ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा? तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी आपका क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा 85 का 1 हो जाएगा भैया, 85 का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 86 की अगर बात करते हैं तो 86 का भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन वैसे देना चाहिए था कि भैया आपका प्रेशर जो है वो आपका कहीं ना कहीं क्या हो रहा है? कम हो रहा है, जो कि आपका नहीं दिया है। तो इस वजह से यहां पर एरिया हम लोग बनाएंगे कि एरिया आपका ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि एरिया अगर ज्यादा होगा तभी प्रेशर कम होता है, क्योंकि पी क्या होता है? पी इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। अगर एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर आपका कम हो जाएगा। ठीक है भैया, ये बात भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए चलते हैं 87 नंबर पे, 87 नंबर पे चलते हैं, 87 नंबर पे चलते हैं बाबू। 87 में क्या होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का स्ट्रेंथ अगर हमको बढ़ाना है तो वहां पे फ्लो ऑफ करंट को हमको बढ़ाना पड़ेगा, धारा का प्रवाह हमको बढ़ाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए, 88 नंबर का सवाल है। सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उन अंगों का समुच्चय है जो पाचन क्रिया में योगदान नहीं देता है? भैया बताओ, पाचन क्रिया में योगदान कौन नहीं देता है? पाचन क्रिया में किसका लेना देना नहीं है? बताने का प्रयास करिए, किसका लेना देना पाचन क्रिया में नहीं है? चलिए बताइए क्या हो जाएगा? तो 4 वाला हो जाएगा ओइसोफेगस, लार्ज इंटेस्टाइन और आपका रेक्टम हो जाता है। याद रखिएगा ओइसोफेगस, लार्ज है ना, ग्रासिका बृहदान्त, सॉरी हाँ चौथा ग्रासिका बृहदान्त और मलाशय। लार्ज इंटेस्टाइन का कोई काम नहीं होता, रेक्टम का भी कोई काम नहीं होता। 4th विल द राइट आंसर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 89 की बात करते हैं, 89 का यदि बात करा जाए तो 89 के सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? 89 की यदि बात करें तो 89 के सवाल का जवाब क्या हो जाएगा भैया? 89 में याद रखिएगा कि अगर हम बात करते हैं कि अर्थवर्म ब्रीथ थ्रू द स्किन, यानी केचुआ अपनी त्वचा से माध्यम से सांस लेता है, टेडपोल गलफड़ों के माध्यम से सांस लेता है, और वहीं पर सांप जो है अपनी त्वचा के माध्यम से सांस लेता है। तो ए और बी बिल्कुल सही है, लेकिन सी वाला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो ए और बी आपका ऑप्शन नंबर 3, 89 का आपका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा बच्चे। उसी तरीके से अब हम बात करेंगे 90 का आखिरी सवाल जो आपका है यहाँ पे, है ना, आखिरी सवाल जो है बाबू याद रखिएगा, आखिरी सवाल जो है याद रखिएगा। यहां पर अगर हम बात करते हैं कि निम्नलिखित से एक्स वाई जेड और डब्ल्यू की पहचान करें, वह भाग जो परागण उत्पन्न करता है। भाई जो परागण उत्पन्न करेगा, एक बात बताइए, जो परागण उत्पन्न करता है उसको हम एंथर कहते हैं। एंथर कहते हैं, एंथर का मतलब हो गया कि वो सिंपल सा वो पराग कोश में आ रहा है, और यहाँ पर पराग कोश कहां दिया हुआ है? तो वो पहले ऑप्शन में दिया है, चौथे में दिया है। ठीक है, उसके बाद कहता है कि वह भाग जिसमें मादा युग्मक की रचना होती है। अरे भैया मादा मतलब फीमेल, फीमेल होगा तो ओवरी होगा, ओवरी कहां दिया है? अरे पिस्टिल नहीं होना चाहिए, दूसरा ओवरी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर वे, बहुत आसान पेपर, रियली बहुत आसान पेपर था मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं टीचर हूं तो मेरे लिए थोड़ा ज्यादा कठिन कुछ नहीं था, लेकिन आपके नजर से अगर मैं देखूं, हाँ आपके लिए 10% में मान के चलूंगा, थोड़ा मॉडरेट लेवल में था, है ना। ठीक है, चलिए तो ये सेशन उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ में आया गया होगा, और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस क्लास को जरूर देखेंगे, और इससे सारा का सारा क्वेश्चंस आपको कल के लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो एक बार आप सभी लोग जाकर जरूर जो है रैंकर्स टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपना कमेंट जरूर ड्रॉप करिएगा कि आपको सारे क्वेश्चन देखकर क्या लगे और कितने लोगों के क्या क्या आंसर सही रहे, और जिन लोगों का कल पेपर है एक बार वो भी जरूर कमेंट करेंगे। और उन सभी बच्चों को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, मस्त होकर जाइएगा। कल सुबह जब पेपर होगा तो पेपर फोड़ के आइएगा। थैंक यू सो मच ऑल, टेक केयर, नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।